हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। आज से हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। अध्याय 12 घर्षण। अब घर्षण क्या है ये तो आपको पता ही होगा कि दो सतह के बीच जो घिसाव होता है उसको हम घर्षण कहते हैं। तो चलिए पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहनों को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? तो आपने कभी ऐसे ब्रेक मार के देखा कि आपकी साइकिल में ब्रेक कैसे काम करती है? वो किस तरह से रोकती है आपकी साइकिल को? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। अगर हम कोई गेंद को लुढ़काएंगे तो वह भी थोड़ी देर में मंद होकर रुक जाती है, ठीक है ना। इस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो। ठीक है, हम गेंद को ऐसे लुढ़का देंगे तो वो खुद ब खुद अकेले ही थोड़ी देर जाके रुक जाएगी। क्यों? हमने तो उसको बल लगाकर नहीं रोका। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? देखा ही है ना। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? जहाँ पर हमारी पकड़ मजबूत नहीं होती हमारे चलने वाले पृष्ठ पर, मतलब कि धरती पर, तो हम लुढ़क जाते हैं। ठीक है कि नहीं? क्यों? सोचा है कभी? इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, केले के छिलके पर यहाँ इस लड़के का पैर पड़ा और वो लुढ़क गया। घर्षण बल के बारे में हम देखें तो क्रियाकलाप 12.1 को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, मेज पर रखी किसी पुस्तक 12.21 को धीरे से धकेलिए। क्या होता है? क्या आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी तक चलकर रुक जाती है? किसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। चित्र 12.b। यहाँ पर देखिए, पहले हमने इस दिशा से दाहिनी बल लगाया था, फिर हमने दूसरी दिशा से बल लगा रहे हैं तो उधर की ओर लुढ़केगी। ठीक है, इस क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? रुकेगी ही। क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या यह भी कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, हमने उन पर कोई बल नहीं लगाया, सिर्फ हमने धक्का दिया, वो थोड़ी देर जाकर रुक गई। ठीक है, तो यही बल जो होता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल पुस्तक ए तथा बी घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यहाँ पर क्या है? पुस्तक तथा फर्श, जो फर्श है टेबल की, ठीक है, वो पृष्ठ की सापेक्ष गति का विरोध करता है, इसीलिए पुस्तक रुक जाती है। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। ठीक है, हमने बाईं दिशा से जब बल लगाकर पुस्तक को धकेला तो घर्षण दाईं दिशा में से कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। दोनों ही स्थिति में घर्षण जो है वह पुस्तक की गति का विरोध करता है, मतलब घिसाव होता है और वह रुक जाती है। ठीक है, घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि घर्षण बल जो होता है वह सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। यहाँ पर घर्षण बल कहाँ पर है? पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच में है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिपकने पर निर्भर करता है? आइए पता लगाते हैं। यहाँ पर हमें यह कहा जा रहा है कि पुस्तक और मेज के पृष्ठ के बीच घर्षण बल लगा, लेकिन क्या सभी जगह पर, सभी पृष्ठों, सभी तरह के चिकना पृष्ठ हो या
कैसी उसकी बनावट हो, उस पर भी घर्षण बल एक ही तरीके काम करता है? नहीं करता। हम ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्रियाकलाप के ज़रिए देखेंगे। ठीक है, आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 12.2 घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर देखो, किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधी है। हमें एक ईंट लेनी है और इस पर चारों ओर हमें क्या बांधना है? एक डोरी बांधनी है। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचे। कमानीदार तुला आपने देखी है कभी? भंगार वाले के पास देखने के लिए मिल जाती है, या कोई कुछ वस्तु उठाने वाला कार्य, मापने वाला कार्य हो ना, तो उनके पास मिल जाएगी। ठीक है, कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। हमें उस ईंट को खींचना है कमानीदार तुला से बांधकर, और जब वह ईंट खींचने का आरंभ करे, हम गति का आरंभ करें, उस वक्त हमें उसका पाठ्यांक लेना है। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। ठीक है, उसको खींचने के लिए कितना बल लगेगा, तो उसकी माप हमें प्राप्त होगी। अब ईंट पर पॉलीथीन का एक टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटना है, उससे क्या होगा? वो चिकनी हो जाएगी। पॉलीथीन चिकनी होती है ना। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? जरूर पाएंगे। तब उसका घिसाव कम हो जाएगा, घर्षण बल कम हो जाएगा। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटना है, अब हमें और खींचना है और देखना है, तो आपको पता ही होगा कि जूट जो होता है वो थोड़ा खरदूरा होता है, तो उस पर हमें शायद ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, घर्षण बल लगेगा। ये तुला देखिए, यह कमानीदार तुला है। इस तरह से उस पर पाठ्यांक होते हैं, अंकन होते हैं, जिससे हम नाप सकते हैं घर्षण बल, या वजन भी नाप सकते हैं यहाँ पर लटका कर। ठीक है, कुंडलित कमानी होती है, उसमें यहाँ पर नीचे वहाँ पर उठाया जाता है वहाँ से वजन को। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। हमें इस तरह का आनत समतल बनाना है। अभी दूसरा क्रियाकलाप है हमारा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसके लिए आप ईंट के सहारे का कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हो। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल से इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। हमें एक पेंसिल सेल को यहाँ से लुढ़काना है, यहाँ से। ठीक है, रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करेगा, यह हमें देखना है। इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने ये आनत से हमें लुढ़काया, तो यहाँ पर यहाँ तक आया हमारा पेंसिल सेल। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एक पेंसिल कपड़ा जिसमें सिलवटें न हो, ऐसा एक कपड़ा बिछा देना है। किस प्रकार? इस प्रकार। अब हमें क्या करना है? वापस से बिंदु ए से, जहाँ पर हमने अंकित किया था, वहाँ से हमें सेल को वापस से लुढ़काना है। तो कपड़ा कहाँ तक आएगा? देखो, यहाँ तक आया। सॉरी, सेल यहाँ तक लुढ़केगा। यहाँ का अंतर देखिए, यहाँ का अंतर देखिए। सबसे पहले जब हमने कपड़ा को नहीं बिछाया था, तो यहाँ तक पेंसिल सेल ने गति की थी। दूसरी बार जब हमने यहाँ पर कपड़ा बिछा दिया, तो मतलब उसका जो पृष्ठ है वो थोड़ा खुरदुरा हो गया। ठीक है, तो कपड़े में सेल ने कहाँ तक गति की? थोड़ी कम गति की, यहाँ से यहाँ। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, तो इतनी कम गति की ना। मेज पर रेत की पतली परत बिछानी है। अब हमें क्या करना है? कपड़ा हटा लेना है और यहाँ पर रेत की पतली परत बिछानी है। इस क्रियाकलाप को दोहराइए। तब तो कहाँ पर तक जाएगा? लुढ़क कर सिर्फ यहीं पर आके रुक जाएगा शायद, यहीं पर भी ना पहुँचे। समस्त क्रियाकलाप में आनत समतल का ढलान समान ही रखना है हमें। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? तो जब हमने उस पर रेत बिछाई। ठीक है, सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है? इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए, अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? हाँ,
की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? हो सकता है। हाँ, मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूंगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। तो यहाँ पर घर्षण क्यों होता है? घर्षण संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण होता है। इस ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। ठीक है, हमें लगता है कि बहुत सी चिकना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पृष्ठ हमें बहुत चिकना लगता है, उसमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। दो पृष्ठों की अनियमितताएं मतलब जो खुरदुरापन होता है, एक दूसरे से भीतर धंस जाते हैं। जैसे कांटे में कांटा धंस जाता है ना, ऐसे हमारे दो हाथ एक दूसरे में धंसा लो आप। ठीक है, कैसा लगता है? इस तरह से। तो अनियमितता जो होती है वो एक दूसरे में भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस अंतबंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। खुरदुरे जो खुरदुरा होता है, जिसकी सतह जो होती है वो खुरदुरा होता है पृष्ठ, तो उसमें हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। तो हमारा यहाँ याद रखने वाला बात यह है कि यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। यहाँ पर देखिए, पुस्तक का पृष्ठ ऐसा होता है और मैच का पृष्ठ, हमें लगता है दोनों चिकने हैं, लेकिन दोनों चिकने नहीं होते। आप देख सकते हैं कि दोनों की जो सतह होती है वो अनियमितता इस प्रकार की होती है, जो एक दूसरे में धंस जाती है। हमें दिखाई नहीं पड़ती, हमें तो पुस्तक भी चिकना लगता है और मैच का टेबल का पृष्ठ भी चिकना ही लगता है। ठीक है, लेकिन होते नहीं हैं दरअसल, और वो इस तरह से एक दूसरे में धंस जाते हैं। और इसीलिए पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। जितना पृष्ठ होगा, घर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। अब आगे देखो, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर हम पृष्ठों को ऊपर से बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। जो लगेगा उससे भी ज़्यादा लगेगा घर्षण बल। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। तो क्या होगा? वो चटाई हम आसानी से खींच पाएंगे। जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा हो और हम चटाई को खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। आपके घर में गेहूं से भरा हुआ डिब्बा तो होगा ही ना, उसको खिसकाइए। कौन सा कार्य आसान है, खाली डिब्बा खिसकाना या फिर गेहूं से भरा हुआ? विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, कौन सा आसान है? हाँ, गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान होगा। विराम की अवस्था में जो बक्सा पड़ा होगा उसको सरकाएंगे तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ कराने के लिए की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। ठीक है, अगर हम कोई वस्तु पड़ी है और हम उसको
गतिशील बनाने के लिए उस पर लगाएंगे तो उसको स्थैतिक घर्षण की माप कहते हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। अगर कोई वस्तु आगे चल रही है, ठीक है, और हमें उसको लगाएंगे घर्षण तो उसको सर्पी की माप, घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है, बराबर, ठीक है, सबसे पहले हम एक बड़े से गेहूं के डिब्बे को, जिसमें बहुत सारा गेहूं पड़ा है, तो हम उसको सरकाने की जब आरंभ कर देते हैं तो वह स्थैतिक घर्षण की माप होगी। लेकिन अब वह सरकने लगा है और सरकते हुए को हम आसानी से सरका रहे हैं तो उसको सर्पी घर्षण की माप कहेंगे। ठीक है, तो उसके पृष्ठों के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में घस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। समझे? सर्पी घर्षण जो होता है वह स्थैतिक घर्षण के कुछ कम होता है, क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तो वो जो दो बिंदु हमने आगे देखा ना, एक दूसरे के संपर्क बिंदु जो अनियमितता जो होती है वो एक दूसरे में धंस जाती है, उसका उनको वक्त नहीं मिलेगा। तो जब हम स्थैतिक घर्षण लगाते हैं, मतलब खड़े हुए डिब्बे को धक्का लगाते हैं, तो जो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है क्योंकि उस वक्त घर्षण ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम उसको सरका रहे हैं और हम धक्का दे रहे हैं चलते हुए डिब्बे को, तो सर्पी घर्षण लगेगा और वो स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होगा, है ना। समझिए, हमारे आसपास की ही चीज़ें हैं, समझना इतना भारी नहीं है। किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। ठीक है, जब हम किसी बंद पड़ी हुई गाड़ी या कार को धक्का देते हैं तो शुरुआत में हमें थोड़ा बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब हम 2-4 लड़के मिलकर उस गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो आसानी से हम धक्का देकर चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरा है 12.3, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण जो है हानिकारक होता है लेकिन अनिवार्य भी है। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है, कांच के गिलास को या कुल्हड़ को? मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के लिए तेल की परत चढ़ी है। ठीक है, मतलब चिकना हो गया है वो तेल लगकर, तो क्या उसे हाथ से पकड़ना आसान होगा? नहीं, वो गिर सकता है अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? नहीं, है ना। चिकना होने के कारण वो हमारे हाथ से कभी भी फिसल सकता है। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है कि नहीं। कीचड़ वाली अगर कोई गली पगडंडी हो गई हो, हम गांव में गए हैं और कहीं पर अचानक बारिश आ जाती है और वहाँ पर कच्चे रास्ते पर हम चल रहे हैं खेत के बीचों में से होकर, तो क्या हम आसानी से चल पाएंगे? कहीं पर भी हम फिसल सकते हैं क्योंकि सब चिकना हो गया है ना। या फिर हमारे घर में मार्बल लगे हो ना, तो उसमें अगर पानी गिरा हो और हमें पता ना हो तो हम कभी भी फिसल सकते हैं। पता है क्यों? सोचा है कभी? तो यहाँ पर घर्षण नहीं लगता। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि अगर हमारी चप्पल जो है ना वो घिसकर एकदम लिस्सी हो गई हो उसकी सपाटी नीचे से, तो क्या होता है, हम कभी भी गिर सकते हैं पानी में। तो ऐसी पुरानी चप्पल पहनने से अच्छा है कि आप ग्रिप वाली नई चप्पल ला दो। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। ठीक है ना। जब आपके शिक्षक, इसीलिए आपके पेन के आगे रबर लगाई जाती है, पता है, रबर वाली जो पेन होती है ना उससे सच में लिखना आसान होता है। कभी ट्राई करिएगा। जब आपके शिक्षक चाक से श्याम पट्ट पर लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो श्याम पट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है, नीचे चाक चाक गिरता रहता है जो श्याम पट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्याम पट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है।
यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपके टायर और रास्ते के बीच घर्षण ना होता तो अगर आपके गाड़ी के टायर, जो वाहन के टायर होते हैं, वो घिसकर एकदम चिकने हो जाते हैं ना, तो उनमें ब्रेक नहीं लग पाती। ठीक है, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए हमेशा टायर को हर 2-4 साल में बदल देना चाहिए। ठीक है। और अगर हमारे टायर ऐसे ना हो ना तो हम उसको गति कर पाएंगे। क्यों? गति करेंगे तो वो एक ही जगह घूमता रहेगा। ठीक है, मतलब कि हमारे वाहन को अच्छी तरह से चलने के लिए उसके टायरों में ग्रिप होनी ज़रूरी होती है, उसको खुरदुरा होना ज़रूरी होता है। तो आप समझ गए उस पर डिज़ाइंस क्यों बनाई जाती है रबर को काट कर, है ना। और ब्रेक भी इसीलिए लगती है। अगर हमारे वाहन के टायर घिस गए होते हैं तो उनमें घर्षण बल जो होता है वो कम लगता है और उससे ब्रेक नहीं लगती, तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। और नहीं दिशा परिवर्तित की जा सकती, मतलब हमको इधर उधर दिशा बदलनी होती है ना, तो वो भी नहीं बदल पाते। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वहां घर्षण न हो, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता था। ठीक है। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी हो सकता है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। तो ये तो रहे उसके लाभ। ठीक है। अब हम उसके हानिकारक होने की बात देखते हैं, उसके गैर लाभ देखेंगे। इसके विपरीत घर्षण के कुछ हानिकारक भी है, गैर लाभ भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वह पेंच, बॉल बेयरिंग अथवा जूतों के सॉल ही क्यों ना हो। इस तरह से देखो, यहाँ पर सॉल घिस गए हैं तो ग्रिप नहीं बनेगी। ठीक है। पेंच होते हैं जो घिस कर निकल जाते हैं। बॉल बेयरिंग होती है। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ हमारे जंगलों में लगने वाला दावानल जो होता है ना, वो दो डालियाँ घिस घिस कर लगती है, आग लग जाती है। ठीक है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे से के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं? जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। इसलिए हम मिक्सर को एक साथ नहीं चलाते, थोड़ी देर में बंद कर देते हैं, फिर वापस चलाते हैं, थोड़ी देर में बंद कर देते हैं, 1-2 से 5 सेकंड की आराम देते हैं। ठीक है, वरना हमारा ग्राइंडर थोड़े दिनों में बिगड़ जाएगा। जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हमें घर्षण को कम करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम अगले भाग में घर्षण पर को घटाने के लिए कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यहाँ के लिए इतना ही। जय हिंद।